लाजमी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए नए होंगे, पर्टिकुलरली मिनिमम कार्बन वाले, तो आपको ट्राई करना है। या तो मैं सारे क्वेश्चन नोटबुक में करवा दूं या फिर आप खुद से ट्राई करें। और मिनिमम वाले ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे उनको याद कर लेते हैं कि इसमें ये मिनिमम पोजीशन के लिए, मिनिमम चेन के लिए याद किए हुए वहां पे काम नहीं आते। चलिए, नंबर कौन सा हो गया था हमारे सामने? 4 नंबर पर वेस्डस था, 5 नंबर पर सोहर्स था, नंबर 6 पर हमारे सामने आएगा न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब इमेज। पहले इसमें चीजें लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाना शुरू करूंगा। वन बाय वन आप इसमें लिखेंगे। पहला पॉइंट लिख देंगे इसमें। हाँ, न्यूमैन में एक पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट, इट इज फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन। इट इज फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन। फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन मतलब मॉलिक्यूल को एकदम सामने से देखना है। इट इज फ्रंट व्यू रिप्रेजेंटेशन। अगला पॉइंट, फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। सर्कल भी लिख, मतलब सॉरी पॉइंट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट या पॉइंट, एक ही बात है। बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। 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 नेक्स्ट, बैक कार्बन एंड बैक कार्बन एंड बैक कार्बन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड। जब भी बॉन्ड लिखो तो ऐसे लिखा करो, बैक कार्बन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड is not visible. Back carbon and carbon carbon bond is not visible. क्लियर? चलिए आइए, अब हम पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे, फिर मैं आपको चीजों को विजुलाइज भी करवाऊंगा और वापस से सोहर से भी कनेक्ट करूंगा। मान लीजिए हमारे सामने मॉलिक्यूल है इथेन, सभी के पेन डाउन होने चाहिए। ये हमारे सामने है इथेन मॉलिक्यूल। क्या है? इथेन मॉलिक्यूल। ठीक है। जब भी आप न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो उसमें कुछ पॉइंट्स आपको पहले फिक्स कर लेने हैं। भाई आपको इसमें एक एटम को फ्रंट और एक को बैक मानना पड़ता है, तो ये आप डिसाइड कर लें किसको फ्रंट और किसको बैक मानना है। मॉलिक्यूल को सामने से अक्रॉस द बॉन्ड हम देखते हैं, तो कौन से बॉन्ड के अक्रॉस हमें मॉलिक्यूल को देखना है? तो मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मुझे मॉलिक्यूल को कार्बन कार्बन बॉन्ड के अक्रॉस देखना है। मतलब मैं इस बिल्कुल कार्बन के सामने खड़े होकर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है। तो ये मेरे पास रहेगा कि मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड के अक्रॉस मॉलिक्यूल को देखना चाहता हूं। एंड दिस कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रंट कार्बन एंड दिस कार्बन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बैक कार्बन। ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये हमारे सामने फ्रंट कार्बन रहेगा। अभी के लिए मैं पूरा रख देता हूं फ्रंट, और ये हमारे सामने क्या रहेगा? बैक। क्लियर? अब हम ड्रॉ करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। द फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट या डॉट, और इस पर वाई बनाना है, जैसे आप सोहर से बनाते हैं। क्या बनाना है? वाई। तो इस प्रकार से आप वाई बना दीजिए। ये देखो, तो आपका डॉट अपने आप आ गया। यहाँ पर ये हो गया है। यहाँ पर ये जो है ना डॉट है, ये जो डॉट, ये कार्बन को बता रहा है। कौन से कार्बन को? फ्रंट कार्बन। ठीक है। अब बताइए फ्रंट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? तीनों के तीनों हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। जोड़ दिए फ्रंट कार्बन पर। नेक्स्ट, आपका जो बैक कार्बन है, दिस कार्बन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। तो आप समझो ये डॉट कार्बन है और ये सर्कल भी कार्बन है, और उस पर भी बताओ तीनों के तीनों कौन लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। तो यहां पर हमारे सामने एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, फ्रंट कार्बन के बॉन्ड डॉट से शुरू होंगे, बैक कार्बन के बॉन्ड सर्कल से शुरू होंगे। ये वाली कलाकारी मत कर देना, ये वाला फ्रंट और ये वाले बैक, ऐसे सारे यहीं से फिर सर्कल बना लो, नहीं, ये गलत तरीका है। फ्रंट कार्बन के डॉट से एंड बैक कार्बन के सर्कल से जो है आपके बॉन्ड शुरू होने चाहिए। तो ये आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन हो गई। आप देखो इसमें फ्रंट कार्बन पर और बैक कार्बन पर जो वाई बना हुआ है वो एग्जैक्टली सेम। देखो बिल्कुल
फ्रंट कार्बन पर जो व्हाइट लाइन से बना है वो वाई कैसा बना हुआ है, ये वाला, और जो बैक कार्बन पर वाई बना है वो भी यही वाला बना है। गौर से देखो दोनों वाई कैसे हैं, एक जैसे। अगर दोनों वाई एक जैसे होते हैं तो हम एक्लिप्स्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड। ऐसा भी तो बना सकते थे सर हम, ये फ्रंट कार्बन हमारे सामने हो गया, क्लियर। फ्रंट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है बताओ, 3, बना दिया। ये हमारे सामने कौन सा कार्बन हो गया, बैक। बैक कार्बन पर भी तो कितने हाइड्रोजन हैं, 3, तो ये हाइड्रोजन लगा दिया 1, यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया 2, और यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया 3। दोनों में देखो जो वाई बनी हुई है वो कैसी बनी हुई है, एक जैसे। तो इन वाली कंफर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। मेरा सवाल बस आपसे इतना सा है, क्या आप इसके अंदर एक्लिप्स्ड पहचान पाए न्यूमैन प्रोजेक्शन में, देख कर बता दोगे कि एक्लिप्स्ड है या नहीं। दोनों वाई एग्जैक्टली एक जैसे, दोनों वाई एक जैसे बनी होंगे तो एक्लिप्स्ड आपके सामने रहेगा। मैं इसी को दूसरे तरीके से बना सकता, ध्यान से सुनिए। ये फ्रंट कार्बन पर वाई मैंने ऐसे बना दी है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। समझिए, जब मैं वाई बनाता हूं तो इन लाइंस के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। इन लाइंस के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। इन लाइंस के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। इट इज नॉट द बॉन्ड एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस। क्लियर है आपको, चलिए। तो ये आपके सामने 120 120 है, तो ये आपने फ्रंट बना दिया है। अब अगर अपन बात करना चाहें, बैक कार्बन विल बी रिप्रेजेंटेड बाई सर्कल। अब बैक कार्बन पर जो बॉन्ड है ना, वो फ्रंट वालों के बिल्कुल बीच में बना। तो आप देखो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है, 120, तो बीच में बनाओ यहां पर 60। सिमिलरली इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो बिल्कुल बीच में बनाओ 60। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, बिल्कुल बीच में बनाओ 60। तो अब देखो दोनों वाई अलग अलग है। अगर आप फ्रंट कार्बन पर वाई देखोगे तो उल्टी बनी हुई है, और बैक कार्बन पर सुल्टी, वही 100 हॉर्स वाला फंडा। एक मिनट सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए फ्रंट कार्बन पर आपने ऐसी वाई बना दी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बैक कार्बन पर आपने बना दी, क्लियर। अब बैक कार्बन में बिल्कुल इन दोनों के बीच में, यहां पर भी बिल्कुल इन दोनों के बीच में, और यहां पर भी बिल्कुल इन दोनों के बीच में। तो देखो दोनों वाई एक दूसरे से उल्टी हैं, तो इन कंफर्मेशंस को दोस्तों बताइए हम क्या कहेंगे, स्टैगर्ड कंफर्मेशंस। क्या कहेंगे, स्टैगर्ड कंफर्मेशंस, स्टैगर्ड कंफर्मेशंस। आगे बात समझ में, पहले आप इतना बनाएंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉट, बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाई सर्कल। सोहर्स प्रोजेक्शन साइड व्यू है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू है, कि मॉलिक्यूल को आप किस प्रकार से ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या सर, व्हाट डू यू मीन बाय साइड व्यू, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रंट व्यू, ये सब क्या है। तो चलिए एक बार आप नोट कर लेंगे, उसके बाद आपको समझाया जाएगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। अभी ना तो आपको ढंग से एक्लिप्स क्या होता है ये मालूम है, ना ही तो आपको स्टैगर्ड क्या होता है ये मालूम, पर आप बता सकते हो ये दिखता है तो एक्लिप्स बोलते हैं, ये दिखता है तो स्टैगर्ड। और क्या कंफर्मेशन होता है ये भी अभी आपको मालूम नहीं है। ये सारी बातें मैं बताऊंगा। इस प्रकार से मैं इसलिए चल रहा हूं क्योंकि हम ड्रॉपर एटलीस्ट हमने नाम तो सुने हुए हैं, बाकी कुछ तो ये भी कहेंगे कि ऐसी भी उम्मीद हमसे मत रख। सुलटा दिया है, चलिए आइए।
सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये जो आप व्यू बता रहे हो इसका कुछ फंडा समझ में नहीं आ रहा है। आइए, ये सारे मॉलिक्यूल को देखकर बनाई गई उनकी क्या है, इमेजेस। मॉलिक्यूल को देखकर बनाई गई उनकी क्या है, इमेजेस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल को कैसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, सभी का ध्यान अब बोर्ड पर होना चाहिए। जैसे ही हमारे पास एक मोबाइल फोन है, क्या है, मोबाइल, क्लियर। अब इसके अलग अलग तरीके से इसको व्यू किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से एंगल से इसको देखा जा सकता है। जैसे अगर हम इसको ऐसे देखते हैं बिल्कुल सामने से, तो ये अब इसका कैसा व्यू हो गया है, फ्रंट व्यू। अगर मैं आपको ऐसे रखकर बोलूं कि इसकी इमेज बनाइए, क्या बनाइए, इमेज, तो इसकी जो इमेज है वो आप कुछ इस प्रकार की बनाएंगे। क्लियर, बस समझने तक बात रखेंगे। कभी ये बोलो जब कितने गंदी इमेज बनाई इसने, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि भाई ये इस प्रकार की कुछ आप लोगों के सामने इमेज। ये आपने मॉलिक्यूल को कहां से ऑब्जर्व किया है, फ्रंट से, एकदम सामने से। क्लियर, अगर मैं बोलूं फ्रंट से नहीं, साइड से जाकर इमेज बनाइए, साइड से, यहां से आप मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कीजिए, अब इमेज बनाइए। तो अब जब मैं इमेज बनाऊंगा तो इमेज किस प्रकार की बनती हुई दिखाई देगी, बस इतनी सी दिखेगी। अगर आप यहां से लाइट डालोगे और पीछे इमेज बनाओगे तो इतनी सी बनती हुई दिखाई देगी। फिर आपको बोला गया नहीं नहीं नहीं, आप तो यहां से टॉप से इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कीजिए, अब इमेज बनाइए। तो अगर टॉप से देखकर हम इमेज बनाएंगे तो बस इतना सा बनता हुआ दिखाई देगा। तो यही अलग अलग एंगल्स हैं जो मॉलिक्यूल को देखा जा रहा है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं किसके अंदर, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर। किसके अंदर, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर। भाई लोगों सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। मॉलिक्यूल को अलग अलग तरीके से देखते हैं। ये मॉलिक्यूल आपके सामने कुछ इस तरीके से रखा गया है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल। तो ये मॉलिक्यूल अभी आपको वेज एंड डैश में दिखेगा, पूरा का पूरा वेज एंड डैश में देख पा रहे हैं आप। क्लियर, जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो येलो एटम आपके लिए क्या है, वेज आपकी तरफ है, रेड एटम आपके लिए क्या है, डैश, और ब्लू एटम, ब्लैक एटम, ब्लैक ब्लू, दिस इज सॉलिड लाइन। क्योंकि ना तो ये आपसे दूर है और ना ही आपके नजदीक, सेम डिस्टेंस पर देखो तो सेम प्लेन में। क्लियर, तो ये वाले तो सॉलिड लाइन बना रहे हैं, ये वेज बना रहे हैं, और ये दोनों डैश। राइट नाउ मॉलिक्यूल आपको वेज डैश में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, मॉलिक्यूल वही है बस। अब मैंने इसको घुमा के आपके सामने ऐसे रख दिया है, ऐसे आपके सामने रख दिया है। क्लियर, इस प्रकार से। तो जो बिल्कुल अब सारी बातें होंगी वो बिल्कुल सामने वाले के लिए होंगी। तो आप इधर वाले भी सामने वाले बन जाएंगे अगर वो टीवी की तरफ देखेंगे तो। क्लियर, इधर नहीं देखना आपको, कहां देखना है, उधर। तो ये हमारे सामने मॉलिक्यूल है। क्लियर, इसमें जब आप बिल्कुल सामने से देख रहे हो, फ्रंट व्यू, कहां से देख रहे हो, सामने खड़े होके, अक्रॉस द बॉन्ड। जैसे ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ब्लैक वालों को क्या मानो, कार्बन, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसके बिल्कुल सामने खड़े होकर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो। तो जो बिल्कुल यहां से मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करेगा उसको ब्लू एटम इनफैक्ट एक ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि दूसरा ब्लू एटम इसके बिल्कुल पीछे है। रेड एटम उसको कितना दिखेगा बताओ, एक, क्योंकि दूसरा रेड उसके, और उसको येलो भी कितना दिखेगा, एक, क्योंकि दूसरा येलो बिल्कुल पीछे है। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स। क्या बोलते हैं, लाइक सोलर एक्लिप्स जब होता है तो आपको क्या दिखाई देना बंद कर देता है, सन, कितना, जितना मून उसको कवर कर लेता है। तो इस बार तो क्या है, ब्लू वाले ने ब्लू वाले को बिल्कुल कवर कर लिया है। तो एक्लिप्स का मतलब होता है बॉन्ड के पीछे बॉन्ड। ये देखो, इस ब्लैक ब्लू के जस्ट पीछे ब्लैक ब्लू, इस ब्लैक एंड रेड के जस्ट पीछे ब्लैक एंड रेड, इस ब्लैक येलो के पीछे पीछे वाला ब्लैक येलो। तो जब इस प्रकार से होता है तो उसे हम कहते हैं एक्लिप्स। दोस्तों ये जो हमने हटा दिया है वो इसी टाइप का एक्लिप्स था आपकी नोटबुक में। क्लियर, लेकिन सर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना है इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में, देना गर्दन तोड़ दूं, खुद खुद से बोल रहे हो, अपने तरफ से बोल रहे हो। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो बॉन्ड एंगल अगर आपसे पूछा जाए, बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री। ये वाला भी एंगल 109.5 डिग्री, ये वाला एंगल भी 109.5। लेकिन मास्टर तूने तो 120 लिखा हुआ है। मैंने बॉन्ड एंगल नहीं बोला था, मैंने बोला था एंगल बिटवीन द लाइंस। अभी आपको समझाऊंगा। ये जो आप मॉलिक्यूल को देख रहे हो ना दोस्त, ये देख रहे हो 3D में। क्या देख रहे हो, आपने नाम नहीं पढ़ा, आपने लिखा हुआ है न्यूमैन प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब इमेज। इसको ऐसे देखते हुए पेपर पर क्या बनाइए, इमेज। तो जब आप इमेज बनाओगे तो पेपर पर आपको वाई बनता हुआ दिखाई
देगा। और फिलहाल कैसा वाई बनता हुआ दिखाई देगा? उल्टा, एक ही वाई दिखेगा बस। लेकिन सर आपने तो देखो दो दिखा रखे हैं, बताने के लिए। क्या? बताने के लिए कि भाई इस बॉन्ड के पीछे ये बॉन्ड है, इसको जानबूझ के थोड़ा सा हटके दिखाया गया है। अगर मैं नहीं दिखाता तो पता ही नहीं चलता। तो आप समझो ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के पीछे हैं। सिमिलरली इस बॉन्ड के जस्ट पीछे ये बॉन्ड है, लेकिन हल्का सा ऑफसेट दिखाया जाता है, सो दैट हमें तो पता चले कि बॉन्ड है। और इस बॉन्ड के जस्ट पीछे कौन सा बॉन्ड है? ये वाला। तो एक्लिप्स में बॉन्ड के पीछे बॉन्ड होता है, और ये मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल की क्या होती है? इमेज। अब जब आप इमेज बनाओगे ऐसा बनेगा। अभी और बातें करते देखिए। क्या आपको फ्रंट कार्बन विजिबल है? बैक कार्बन विजिबल है? नहीं होगा। क्या ये कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहा है सामने से? तो आपको कभी भी बैक कार्बन दिखाई और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई, जो कि आप ऑलरेडी लिख चुके। ये पॉइंट्स आए। दूसरा पॉइंट ठीक है, मैं आप लोगों के सामने ये है, देखो रियलिटी तो ये है, अभी भी मैंने इन बॉन्ड्स के बीच का एंगल चेंज नहीं किया। तो ये आपके सामने मॉलिक्यूल किस में है? 3D में। लेकिन जब आप इसकी इमेज बनाओगे पेपर के ऊपर, तो इमेज क्या बनती हुई दिखाई देगी? वाई। दिस इज नॉट द रियल न्यूमैन प्रोजेक्शन, यानी कि मॉलिक्यूल को सामने देखते हुए इमेज बनाओ। तो जब आप इमेज बनाओगे तो क्या बनता हुआ दिखाई देगा? वाई। जो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का था, अब वो इमेज में 120 का दिख रहा है। तो जो आप इमेज में एंगल बता रहे हो बॉन्ड एंगल नहीं है, दैट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि जब इमेज बनी तो इतना दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप समझिए इमेज कभी भी आपको पूरी रियलिटी नहीं बताएगा। दो पेन देना बच्चे, ये दे दो। जैसे ये दोनों पेन है, ध्यान से सुनिए। राइट नाउ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? मान लो 120 डिग्री। कितना है? आप एक बार इसकी इमेज बनाओ, सामने से लाइट डालो, पीछे पर्दा रखो, क्या बनेगी? कितने बनेगी? 180 स्ट्रेट लाइन। दिस इज द रियल एंगल 120, बट इमेज में कितना दिख रहा है? 180। तो दैट विल बी द एंगल बिटवीन द लाइंस, या फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो कई बार बच्चा बोलता है सर ये 120 कैसे हो गया? ये बॉन्ड एंगल नहीं है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यही पॉइंट आपको समझ में आया? तो जब आप मॉलिक्यूल को इस तरीके से रखेंगे, ध्यान से सुनिए, वो तो मैंने हटा दिया, तो यहां से समझा देता हूं मैं। जब आप मॉलिक्यूल को देखो इस तरीके से रखोगे, ये रखा हुआ है आप लोगों के सामने मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें, ये देखो ये है मॉलिक्यूल, ये राइट नाउ जो आप देख रहे हो इस तरीके से देखो, ये वाई बना हुआ है। ये कौन है? फ्रंट कार्बन। ये जो आपके सामने फ्रंट कार्बन पर क्या बनती दिखेगी इमेज में? वाई। तो ये बना रखी आपने। अब बैक वाले बिल्कुल येलो के पीछे, ब्लू के पीछे, रेड के पीछे, लेकिन थोड़ा सा हटके दिखाते ताकि पता चले। फ्रंट कार्बन विल बी विजिबल, बैक कार्बन विल नॉट बी, एंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉट विजिबल। आपको इस फ्रंट कार्बन में यानी कि डॉट में और सर्कल में बॉन्ड नहीं दिख रहा, क्योंकि ये इमेज है। क्या है? इमेज है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? इधर देखिए दोस्तों, दूसरा है स्टैगर्ड। क्या है? स्टैगर्ड में मॉलिक्यूल देखते तो वहीं से ही हैं, पर इसमें कैसे देखा जाता है? जैसे ये आप देख रहे हो, पीछे वाले को बिल्कुल बीच में सेट करना होता है। जैसे ये आपके सामने कौन सा बॉन्ड है? रेड एंड येलो। घुमा के पीछे वाला बिल्कुल बीच में सेट कर। देखो रेड और येलो के बीच में पीछे का एटम साफ दिख रहा है तुमको। ये एटम आपको एक्लिप्स में विजिबल नहीं था, पर स्टैगर्ड में क्लियरली। सिमिलरली आप देखो ब्लू एंड येलो के बीच में पीछे, ब्लू एंड रेड के बीच में पीछे। तो अगर न्यूमैन में ही आपको स्टैगर्ड बनाने के लिए कहा जाए, तो क्या फ्रंट कार्बन विजिबल है? जो दिख रहा है वो बोलो साहब साहब, फ्रंट कार्बन विजिबल है? क्या बैक कार्बन विजिबल है? तो बैक कार्बन ना स्टैगर्ड में दिखेगा ना एक्लिप्स में। क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड विजिबल है? नहीं। क्या बैक कार्बन पर बने हुए हाइड्रोजन बॉन्ड विजिबल हैं? यस, दीज आर विजिबल इन स्टैगर्ड बट नॉट विजिबल इन एक्लिप्स। तो स्टैगर्ड का मतलब सामने वाले दो बॉन्ड के बिल्कुल बीच में पीछे वाले का एक बॉन्ड, सामने वाले के दो बॉन्ड के बीच में बिल्कुल पीछे वाले का एक बॉन्ड, इसे स्टैगर्ड कहते हैं। जैसे ये हाल फिलहाल में बात करूं तो ये हाल फिलहाल बिल्कुल आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बना हुआ, देखो ये बना हुआ है। फ्रंट वाले पर फोकस करो तो वाई उल्टी बनी हुई फ्रंट वाले पर, और पीछे वाले पर सुल्टी बनी हुई। तो सर उसमें अगर अपन बात करें तो उसमें आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये देखो ये इस प्रकार से। अब देखो सामने वाले पर वाई कैसी है? सुल्टी, और पीछे वाले पर कैसी है? तो ये आप लोगों के सामने।
तो इस मॉलिक्यूल को जब आप बिल्कुल सामने से ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो आपके सामने इमेज बनाने पर जो बनकर आएगी वो न्यूमैन प्रोजेक्शन कहलाएगी। और न्यूमैन में कौन सी? स्टैगर्ड। दोनों वाई उल्टी है तो स्टैगर्ड, दोनों वाई उल्टी है तो एक्लिप्स। मुद्दे का पॉइंट तो यही है। मेन पॉइंट ये ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड होता है जो ना आपको एक्लिप्स में दिखेगा ना आपको स्टैगर्ड में दिखेगा। 120 इज नॉट द बॉन्ड एंगल, इट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस इज 120। अब सर 100 हॉर्स बच गया। 100 हॉर्स साइड व्यू है, कैसा है? साइड व्यू, मतलब इसी मॉलिक्यूल को ऐसे साइड से देखना है, ऐसे यूं। तो न्यूमैन में आप कहां पर खड़े होते हैं? बिल्कुल सामने, बॉन्ड के अक्रॉस। और 100 हॉर्स में ओब्लिक एंगल पर देखते हैं यहां से। अब देखो जैसे दूर जाते जाओगे तो ये भी वाई जैसा दिखेगा और वो भी, दोनों वाई एक जैसा। कैसा है? एक्लिप्स्ड। ऐसे भी दिख सकता है और आप जब ऐसे देखोगे तो ऐसा भी दिख सकता है। आपने दोनों बनाए हैं, लेकिन इसमें कहां खड़े हुए हो? यहां पर, ओब्लिक एंगल पर। अब आप देखो फ्रंट भी दिखेगा कार्बन, बैक भी दिखेगा, बॉन्ड भी दिखेगा और उन पर लगे हुए एटम। एवरीथिंग इज विजिबल, आइदर इट इज स्टैगर्ड और एक्लिप्स। तो ये तो एक्लिप्स्ड हुआ। सर स्टैगर्ड बनाओगे तो स्टैगर्ड इस प्रकार से बन जाएगा, ये लो। अब इसको आप एक ओब्लिक एंगल पर देखोगे तो ये क्या है? स्टैगर्ड। सामने वाली वाई कैसी बनी होगी? उल्टी। और पीछे वाली? मॉलिक्यूल को देखने का नजरिया है, और कुछ भी। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? मेन पॉइंट आपको ये होना चाहिए कि न्यूमैन प्रोजेक्शन आपके सामने दिमाग में हो। ये बना हुआ है तो आपको मालूम हो कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? न्यूमैन। बनाना तो बहुत कम पूछता है आपसे, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है। पेपर सब्जेक्टिव होता तो पूछ लेता 2 नंबर में, व्हाट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, ड्रॉ द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन। लेकिन हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हमसे बनाने के लिए तो नहीं कहेगा, हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन आपको न्यूमैन कितने अच्छे से समझ में आया है वो एग्जामिनर आपका चेक कर सकता है। कैसे चेक करेगा सर? अगले ही पॉइंट में लिखिए, राइट डाउन द आयुपैक्ट नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। राइट डाउन द आयुपैक्ट नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। Write down the IUPAC name of the given compound. चलाइए अपने खानदानी दिमाग और सुलटा दीजिए इसको। सुलटा दिया है क्या? अब उसका आयुपैक नेम वही लिख पाएगा जिसने न्यूमैन प्रोजेक्शन को फील किया है, जिसके दिमाग में न्यूमैन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जिसके दिमाग में न्यूमैन प्रोजेक्शन क्लियर नहीं है, एग्जाम में उसका हाथ पकड़ लेगा, बोलेगा कहां जा रहे हो, कुछ समय तो बिताइए हमारे साथ। और वो समय 3 साल 4 साल कितना भी हो सकता है दोस्त। सुलटा पाए या सुलट गए हो? बातों को तो अप्रोच नहीं करना आ रहा है, वहीं लिख रहे हैं, वहीं पीसीसी सेलेक्ट कर रहे हैं। अरे भाई न्यूमैन में दिया है तो ये कहीं नहीं लिखा कि न्यूमैन में क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। नॉर्मल जैसे सोल्व करते थे वैसे सोल्व करो। आओ इधर, सबसे पहले बताओ ये क्या है? यहां पर ये कार्बन, तो ये लिख दूं कार्बन। रेड वाला क्या है? आप बताओ, रेड वाले कार्बन पर एक कौन जुड़ा हुआ है? CHO। अब इस पर CHO जोड़ दो, कहीं लिख लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। मान लीजिए मैंने CHO यहां लिख दिया, एक बच्चे ने CHO ऊपर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। दूसरा आइटम बताओ, फ्रंट पर कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, तो ये लो हाइड्रोजन।
तीसरा है, बताओ कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन था जिसको रिप्रेजेंटेशन में आपने क्या लिख दिया था, डॉट। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, येलो वाले पर देखो, सर्कल क्या है, कार्बन, तो ये भी क्या है, कार्बन। अब बताओ इस कार्बन पर क्या है, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, और एक ग्रुप कौन सा है, CH2 CH2 Cl। और दोस्त ये फ्रंट कार्बन था और ये बैक कार्बन, इनके बीच में भी बॉन्ड था जो आपको दिख नहीं। अब समझ में आया, दिस इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब आपने खटैक से इसमें ले गए, लिख दो अब इसका नाम। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, सो दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग यहां से 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, 5। उल्टा दीजिए दोस्तों। तो जब तक आपने इस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं किया, नहीं बनेगा एग्जाम में। एटलीस्ट जितने टाइम में बनना चाहिए था उतने में तो नहीं बनेगा। और आपने ट्राई किया हुआ तो खटक से आपको पता है कि हैंडल कैसे करना है। इसीलिए मैं कहता हूं नंबर पर नहीं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। अब आप लिख लेंगे इसका पैक नेम। मुझे पता है तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अभी भी यही है कि हमारे भरोसे मत छोड़, पूरा लिख दे एक बार, क्योंकि हमने लिख भी लिया तो सही होगा उसकी कोई गारंटी। तो तू हमारे भरोसे मत छोड़, पहले बहुत सारे लोगों ने छोड़ा हुआ है। आगे बढ़िए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नाउ यू कैन अप्रोच द क्वेश्चन। यानी कि न्यूमैन तो एक लिखने का तरीका है, जैसे वेज डैश में लिखते थे, जैसे बॉन्ड लाइन में लिखते थे, जैसे कंप्लीट लिखते थे, एक तरीका है। तो आप इसको दूसरे तरीके से ले जा सकते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में ले जा सकते हो। दोनों के बीच में रिलेशन बताओ, ए एंड बी के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में रिलेशन बताओ, ए एंड बी के बीच में क्या रिलेशन है। ए एंड बी के बीच में क्या रिलेशन है, जवाब अभी भी नहीं आया है। नंबर 7 पर ही था ना अगला अपना, फिशर प्रोजेक्शन। क्या है रिलेशन इन दोनों के बीच में, रिलेशन एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स रिलेशन क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, चेन आइसोमर्स। एक्लिप्स बोल रहे राक्षस, एक्लिप्स तो कंफर्मेशन होती है, मैं पूछ रहा हूं दोनों कंपाउंड्स में क्या रिलेशन है। तो बताइए ये कौन है आपका, फ्रंट कार्बन। बताइए फ्रंट कार्बन पर कौन जुड़े हुए हैं, दो तो मिथाइल और एक हाइड्रोजन। कहीं भी जोड़ दो दोनों मिथाइल, उससे कोई फर्क पड़ने वाला, और एक हाइड्रोजन। आप बताइए ये कौन है आपका, बैक कार्बन। बताइए बैक कार्बन पर कौन जुड़े हुए हैं, एक इथाइल और दो हाइड्रोजन। तो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और एक कौन ग्रुप हो गया है, इथाइल। आप जानते हैं फ्रंट और बैक के बीच में बॉन्ड होता है जो कि विजिबल नहीं है। अब क्लियरिटी आई ना इसके बाद। नेक्स्ट वाले में, इधर वाले में बात कर लो दोस्तों। ये हमारे सामने है फ्रंट कार्बन। बताओ फ्रंट कार्बन पर कौन जुड़े हुए हैं, एक तो मिथाइल और दो हाइड्रोजन। फिर से देखो ये आपका कौन सा है, बैक कार्बन। बैक कार्बन पर बताओ कौन जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन और एक प्रोपाइल ग्रुप। तो ये आप लोगों के सामने है। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में बॉन्ड है जो कि विजिबल नहीं है। तो इसमें दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। लेकिन इसमें पीसीसी ये रहने वाली है और इसमें पीसीसी ये रहने वाली है। आप बताइए दोनों की पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है कि अलग अलग है, सो दे आर चेन आइसोमर। अब कुछ मेरे दोस्त इसमें बनते हैं डेढ़ शाणे, सुनो आप, ठीक है। डेढ़ शाणे कैसे, कि ऐसे लिखा है, ये कहां पढ़ाया था, स्टीरियो में, ऑप्शन स्टीरियो टिक मार देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिशर में लिख दिया गया है तो वो स्टीरियो ही होंगे, या न्यूमैन में लिख दिया गया है तो स्टीरियो का ही रिलेशन होगा, या वेस्डेस में लिख दिया गया। इट इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन, मॉलिक्यूल को लिखने का एक तरीका है। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हुए। चलिए नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने रिप्रेजेंटेशन आ रही है जिसका नाम है फिशर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब इमेज। ऑप्टिक्स में आपने इमेज लेना सीखा होगा, तो ये रियल मॉलिक्यूल नहीं है, क्या है उसकी इमेज। इसको बताने वाला एमिल फिशर था। कौन था, एमिल फिशर, उसी के नाम पर ही आया हुआ। पॉइंट्स लिख दीजिए इसमें। पहला पॉइंट, फिशर प्रोजेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ये जबरदस्त पॉइंट है दोस्तों। फिशर प्रोजेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। Fisher projection always represents eclipsed confirmation.
फीचर हमेशा किस में होता है? एक्लिप्स में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल लाइन इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। लिख दो सीधा, फिर समझाऊंगा। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। नेक्स्ट, vertical line is away from the observer. Vertical line is away from the observer. Vertical line is away from the observer. Next point, normally there is only one vertical line. Normally there is only, normally कोई hard and fast नहीं है ना. Normally there is only one vertical line. Normally there is only one vertical line, but horizontal lines may be more than one. But horizontal lines may be more than one. But horizontal lines may be more than one. ठीक है, अभी तक आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है, आएगा भी नहीं क्योंकि मैंने समझाया नहीं। ठीक है, अब समझते हैं। अब बहुत ही कॉमन, बहुत बेसिक बातें करते हैं, बहुत ही बेसिक। आपने अभी तक जो जीवन में ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है, उसके बेसिस पर बताना है। अभी तक जो आपने पढ़ा है, मैं जानता हूं आप बहुत तगड़े तगड़े टीचर से पढ़ के आए हैं, एक्सपर्ट से पढ़ कर आए हैं, जिनकी तुलना लगभग भगवान के बराबर आप कर लेते हैं। क्लियर? बताइए, एक कार्बन पर कितने वेज हो सकते हैं और कितने डैश हो सकते हैं? या एक एटम पर कितने वेज हो सकते हैं और कितने डैश? एक वेज और एक, चलिए मतलब कॉन्सेप्ट आपके कुछ कुछ क्लियर है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक कार्बन पर दो वेज आ जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। या फिर ऐसा हो जाए कि कार्बन पर दो डैश आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। पक्का? चलिए बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं। मैंने बस इतना सा बोला था जब वेज पढ़ाया था, वेज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, डैश अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इवन मैंने तो ये भी नहीं बोला था कि sp3 पर ही डिफाइंड है, मैंने तो आपको समझाया sp2 पर भी वेज डैश होते हैं। भाई ये तो वही बात है, कोई कहता है नहीं होते हैं, तो जिसने दिल्ली नहीं देखी उसके नाम की दिल्ली नहीं है। सिंपल से कॉन्सेप्ट होता है। आइए चलिए समझते हैं। ये मॉलिक्यूल आप लोगों के सामने देखो, देखने का नजरिया है सबका, ठीक है। अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को राइट नाउ ऐसे रखा हुआ, ऐसे ऐसे, तो ये मॉलिक्यूल आपको वेज डैश एंड सॉलिड लाइन में दिखाई देगा। अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे येलो ब्लैक पर्पल, बताइए दे आर ऑन सॉलिड, ना तो आपसे दूर है ना आपसे, लेकिन रेड आप बोलोगे सर मेरी तरफ है, वेज है, ब्लू मुझसे डैश, ठीक है। अब ये दिख रहा आपको सॉलिड एंड वेज डैश। अब इसी मॉलिक्यूल को दोस्तों मैं कहता हूं ऐसे, देखो वही मॉलिक्यूल है, कोई जादू नहीं चल रहा, आता भी नहीं मुझे। इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखो, बताओ रेड और ब्लू अब क्या है? रेड और ब्लू को क्या बोलोगे राइट नाउ? ये दोनों बॉन्ड आपकी तरफ आ रहे हैं कि आपसे दूर जा रहे हैं? आपकी, तो ये दोनों किस पर है? और पर्पल और येलो आपसे, ये किस पर है? पूरा मॉलिक्यूल वेज डैश में दिख रहा है। इस कार्बन पर दो क्या है और इस कार्बन पर दो क्या है? तुम तो मना कर रहे थे। ये हाँ, ये सही है, इनका भगवान उतना ही जानता था। मुझसे पढ़े हो गया? नहीं नहीं, मैं तो कई सालों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो वो तो, ये तो पीके मूवी वाली बात हो गई। वो मंदिर के बाहर से खरीदता है ना छोटा, और जाके बैठता है कि समोसा दे दे, मिल जाता है। फिर बोलता है कि हमारा वो रिमोट दे दो, नहीं मिलता है। फिर जाता है कि भगवान काम करना बंद कर गया है, तो बेटुआ चली गई है क्या इसकी? तो बोला कि छोटा भगवान इतना ही काम, आपको इससे बड़ा काम करवाना है तो मंदिर में और भी बड़े भगवान है, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी की भी धार्मिक जो भावनाएं हैं, आस्था, उसको ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मामला थोड़ा अलग है। और मेरे चाहने वालों की वैसे भी कमी भर भर के है,
ढूंढते ही रहते हैं कि कुछ कह दे। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वेशन, हाउ द मॉलिक्यूल इज बीइंग ऑब्जर्व। तो फीसर ने बोला कि मॉलिक्यूल को केवल किस में देखना है, वेज डेस, लेकिन प्रोजेक्शन है वो, उसकी भी क्या लेनी है, इमेज। तो जैसे ये मॉलिक्यूल हमारे सामने है, एक बार फिर से आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, ऐसे ऑब्जर्व करना है। सो राइट नाउ दीज टू आर वेज, और जो मैंने पकड़ा हुआ है वो दोनों क्या है, पूरा मॉलिक्यूल वेज डेस में आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को यहां पर बनाना चाहूं इमेज, इसको इस तरीके से बनाना चाहूं, ठीक है, तो आप बताइए किस प्रकार से बनेगा। ये हमारे सामने कौन है, कार्बन मान लेते हैं। यहां पर हमारे सामने बताओ ये वेज, वेज तो ऐसे लिखा जाएगा, ये एटम आपका वेज पर है। आप बताइए ये एटम आपका डैश पर है, सॉरी वेज पर, दोनों किस पर है, वेज पर। बना दिए। दो एटम आपके कहां पर है, डैश। अब ये लिख तो ऐसे रहे हम, लेकिन आप जानते हैं कि ये दोनों बॉन्ड ऐसे आपकी तरफ है, ये दोनों बॉन्ड आपसे दूर है, ये हो गया। वो कहता है कि नहीं नहीं ये नहीं, ये तो वेज डैश हो गया, इसकी इमेज लो। क्या लो, इमेज। अब जरा सोचिए, अगर मैं आपको इस मॉलिक्यूल की इमेज लेने के लिए कहूं, क्या लेने के लिए कहूं, पीछे लगा हुआ पर्दा, सामने से आपने लाइट डाली, तो बताइए जो आपको अभी क्या दिखाई दे रहे थे, क्या दिखाई दे रहे थे, इस प्रकार से मैं बात कर लेता हूं, जो आपको क्या दिखाई दे रहे थे, वेज, वेज से क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। कैसी, कैसी, अरे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो ये दोनों एटम आपको इमेज में हॉरिजॉन्टल दिखाई देंगे, और ये दोनों एटम, तो आपको जब आप इसकी इमेज लोगे, क्या लोगे, इमेज, तो ये बना देगा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये बना देगा वर्टिकल लाइन। तो ये कह रहा है कि जो फीसर में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसका मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसका मतलब होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये कहां पर होती है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। कहता है इस पर मत जाइए, इस पर जाइए, ये है रियल मॉलिक्यूल। और जो वर्टिकल लाइन होती है, वो बताइए कहां होती है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये रहेगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है, क्लियर। जैसे अब आपको बनाना है, इमेजिन करके उधर बताना है। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल मैंने आप लोगों के सामने ऐसे लिख दिया है, यहां पर लिखा हुआ है CHO, यहां पर हमारे सामने लिखा हुआ है CH2OH, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। यहां पर मैंने लिख दिया है OH, और यहां पर मैंने लिख दिया है H। कैन यू कन्वर्ट इट इनटू फिशर, कैन यू कन्वर्ट इट इनटू फिशर। इस मॉलिक्यूल को देखकर मुझे बताओ कौन से एटम या ग्रुप आपकी तरफ आ रहे हैं, HNOH, यूं है आपकी तरफ, एंड CHO एंड CH2OH आपसे दूर। अगर इस पर टॉर्च डाल के इसकी इमेज बनाए, तो इमेज इस तरीके से बनेगी, जिसमें वर्टिकल लाइन पर कौन जाएंगे, इधर CHO, ये CH2OH, यहां पर OH एंड यहां पर H। तो देखो रियल मॉलिक्यूल तो ये है, ये उसकी इमेज है। तो अगर मुझसे कोई पूछे फिशर की किसी को नॉलेज है, तो मैं बोलूंगा बच्चे H और OH आपकी तरफ आ रहे हैं, किसमें, रियल मॉलिक्यूल, किसमें, रियल मॉलिक्यूल। ये तो उसकी क्या बनी हुई है, इमेज बनी हुई है। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया। तो इस रिप्रेजेंटेशन का नाम क्या है, फिशर। दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। दोस्तों आपने पहले इसको कितना जाना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप इसमें कई बार स्ट्रक्चर बना चुके हैं, पर्टिकुलरली जब आपने पढ़ा होगा बायो मॉलिक्यूल्स। हम ध्यान भी नहीं देते हैं, एक बनाओ सीधी लाइन और चार बनाओ तिरछी लाइन। बायोलॉजी वाले ऐसे कहते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं सीधी का क्या मतलब है और तिरछी का क्या मतलब है। अब आपको समझ में आ रहा है, दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस। और जहां पर लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, वहां पर कौन है, कार्बन एटम्स हैं। ये एमिल फिशर का काम था, जो आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, नोबेल प्राइज मिला था उसको, क्लियर। तो ये जो आप बनाते हैं, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। सबसे सिंपलेस्ट वे में इस तरीके से है। तो इसमें नॉर्मली वर्टिकल लाइन कितनी होती है, एक, और हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, नोट डाउन करें।
जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। सुलटा दिया सभी नहीं? बहुत बेसिक मैंने बताया है कि कम से कम आपके सामने इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी हो तो आप ये बोल दें दिस इज फिशर। क्लियर? कम से कम समझ में आए। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल इस प्रकार से लिखा गया है तो आप क्या बोलोगे किस में रिप्रेजेंट किया गया है? वेज डैश। कोई मॉलिक्यूल इस तरीके से लिखा हुआ आया है तो आप क्या बोलोगे कौन सी प्रोजेक्शन है? न्यू में। एटलीस्ट इतना हमें मालूम होना चाहिए। सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट, अगला टॉपिक और भी जबरदस्त। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल, इसको आप कई बार एंगल ऑफ रोटेशन भी बोल देते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन भी बोल देते हैं। क्लियर? डाईहेड्रल एंगल, एंगल ऑफ रोटेशन आप बोल सकते हैं। थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मली इसको। चलिए हेडिंग लगा दीजिए और रुक जाइए। देखिए कुछ पैरामीटर होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया आपको मैच करना पड़ेगा। जैसे एक आप लोगों के सामने होता है बॉन्ड लेंथ। क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। कोई बताएगा बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है? बहुत बढ़िया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है तो उनके बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी है? दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। जैसे अगर अपन बात करना चाहें ए और बी के बीच में क्या है? बॉन्ड, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करने के लिए मिनिमम दो एटम्स चाहिए। मिनिमम कितने एटम्स चाहिए भाई? बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड दो एटम के बीच में ही तो बनेगा। तो बॉन्ड लेंथ बताने के लिए आपको मिनिमम दो एटम्स चाहिए। एक बॉन्ड लेंथ होता है। दूसरा हमारे सामने आता है बॉन्ड एंगल। क्या आता है? बॉन्ड एंगल। दूसरा हमारे सामने रहेगा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? मान लीजिए हमारे सामने एक एटम ए है, इसके इस पर ने बी के साथ भी बॉन्ड बनाया और सी के साथ भी। सो इट इज द एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स, बट बोथ द बॉन्ड्स मस्ट बी फॉर्म्ड ऑन द सेम एटम। जैसे ए बी एंड ए सी बॉन्ड के बीच का जो एंगल है थीटा, इट इज नोन एज बॉन्ड एंगल। इट इज नोन एज बॉन्ड एंगल। पर कंडीशन ये है दोनों बॉन्ड एक ही एटम पर बने हुए। दिस इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितने एटम्स चाहिए? 3। क्योंकि मिनिमम बॉन्ड कितने चाहिए आप बताओ? दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल होता है और एक बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम कितना एटम चाहिए? 2। तो यहां तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो दोनों साइड कॉमन हो गया, तो मिनिमम कितने एटम चाहिए? 3 एटम चाहिए बॉन्ड एंगल को डिफाइन करने के लिए। 3 से कम एटम में बॉन्ड एंगल कभी डिफाइन नहीं होता है। नेक्स्ट अब आपका आता है डाईहेड्रल एंगल, या कई बार आप उसको एंगल ऑफ रोटेशन भी बोल देते हैं। तो नेक्स्ट अब हमें इसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। इसका मतलब ये इन सब से थोड़ा सा क्या रहने वाला है? अलग रहने वाला है। दोस्तों पहले क्या होता था पता है? इसको बहुत सिंपल लेवल पर सुलटा दिया जाता था मॉड्यूल के क्वेश्चंस करवाने के चक्कर में। पहली बार इस पर सबसे जबरदस्त क्वेश्चन बनाया जेई मेंस ने। इतना शानदार क्वेश्चन बनाया, एनसीईआरटी के दायरे में रहकर बनाया कि जिसके फंडे क्लियर नहीं थे ना डाईहेड्रल एंगल के, वो हाथ नहीं लगा पाया क्वेश्चन के ऊपर। और ऐसा एग्जामिनर करता रहता है क्योंकि ये टर्म डाईहेड्रल एंगल एनसीईआरटी में साफ साफ दिखाई देगी चैप्टर अल्केन कन्फर्मेशंस के अंदर। तो इतना नोट डाउन करेंगे, डाईहेड्रल एंगल के सामने लिखेंगे फिर डेफिनेशन। बॉन्ड लेंथ लीनियर क्वांटिटी होती है, बॉन्ड एंगल प्लेनर, एक ही प्लेन में होते हैं बॉन्ड। ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं ये एक एटम है, ये एक एटम है, 3 एटम्स मिलकर 3 पॉइंट्स हमेशा क्या बनाते हैं? एक प्लेन। 2 पॉइंट हमेशा क्या बनाते हैं? एक लाइन।
ये आईओसी की कुछ बेसिक्स हैं जो आपको सर बहुत बेहतरीन लेवल पर बताएंगे। डाइहेड्रल एंगल के सामने डेफिनेशन लिखिए। इट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, अंडरलाइन द वर्ड प्लेन्स। इट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, इट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, it is the angle between the planes containing the bonds, containing the bonds, it is the angle between the planes containing the bonds। इस प्रकार से आपको लिखना है x c c and c c y। it is the angle between the planes containing the bonds x c c and c c y। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया है क्योंकि अभी हम इस पर बातें करें। चलिए वापस से पेन डाउन करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे यहां पर, ठीक है। पहले मुझे बनाने देंगे ना, मैं ठीक ठाक बना पाया तो फिर तुम बनाना। चित्रकला बहुत अच्छी मेरी वैसे है नहीं, हालांकि तुम्हारी कितनी अच्छी है वो थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। क्योंकि बहुत सारे तो मास्टर से इसी बात में कंपटीशन करते रहते हैं कि समझ में भलाई मेरे को तेरे से कम आ रहा हो, लेकिन ड्राइंग तो मेरी तुझसे अच्छी है, 100 गुना अच्छी है, मुझसे ही बनवा लेता तू ड्राइंग। कुछ चमक रहा है कि हाँ खुली किताब जैसा बनाया है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा वो मान लेंगे कि ये क्या है, ओपन बुक है। क्लियर। हालांकि काफी मैंने मैच करने की कोशिश किया है। तो ये आप लोगों के सामने एक बुक बनी हुई है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आइए हम समझेंगे इसके अंदर किसको, डाइहेड्रल एंगल को। सभी इधर ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट हमारा जो समझने का है वो है। तो आप जानते हैं जब भी आप बुक को ओपन करते हो तो बुक दो प्लेन में होती है। जैसे एक नोटबुक दे दीजिए मुझे। क्लियर। तो ये आप लोगों के सामने जो है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। क्लियर। तो आप समझिए पेज कैसा होता है, प्लेनर। कैसा होता है, प्लेनर। ये भी कैसा है, प्लेनर। तो अगर अपन ऐसे बात करें तो अब ये दो प्लेन्स है, इनफैक्ट ये क्या है, दो प्लेन्स। तो दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल है दैट इज द डाइहेड्रल एंगल। लेकिन सर आप कुछ बॉन्ड्स की बात कर रहे थे, बॉन्ड कहां है, आइए मैं बताता हूं। यहां पर मान लीजिए आपका कार्बन एटम है, यहां पर भी आपका कार्बन एटम है, यहां पर आपका जुड़ा हुआ है एक्स और यहां पर आपका जुड़ा हुआ है वाई। तो कौन से बॉन्ड्स, कौन से प्लेन्स के बीच का एंगल है, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का जो एंगल है थीटा, इट इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल। तो आप समझिए अगर मैं आपको बोलूं एक्स सी सी, ये बॉन्ड किस में है, एक प्लेन में, इधर वाले पेज पर भी है। दूसरा अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो ये वाला बॉन्ड सी सी एंड वाई, ये कौन से प्लेन में है, उस वाले पर। यानी कि ये बीच वाला कॉमन है, दोनों साइड आएगा। क्लियर। तो एक तो इस प्लेन के बीच का एंगल और एक उस प्लेन के बीच का एंगल जो है वो आपका डाइहेड्रल एंगल है। यानी कि ये भी टेक्निकली बॉन्ड्स के बीच का एंगल है, पर दोनों बॉन्ड सेम एटम पर नहीं है, एडजेसेंट एटम पर है। अगर आप गौर से देख पा रहे होगे तो ये आपके सामने एक बॉन्ड है टेक्निकली कार्बन और एक्स के बीच में, और दूसरा ये भी आपके सामने एक बॉन्ड है किसके बीच में, कार्बन एंड वाई के बीच में। लेकिन ये दोनों बॉन्ड एक ही एटम पर नहीं है। दीज बॉन्ड्स आर ऑन एडजेसेंट एटम्स। इसे हम कहते हैं डाइहेड्रल एंगल। और इसको डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितने एटम्स चाहिए, 4। ये देखो डाइहेड्रल एंगल की अगर अपन बात करें, सो दिस इज योर राइट नाउ। अगर अपन बात करें डाइहेड्रल एंगल, ये है, ये ऐसे रखा हुआ इस प्रकार से, ऐसे। तो आप देखो एक प्लेन तो ये है और एक प्लेन ये है। एक प्लेन में तो ब्लैक ब्लैक येलो, दूसरे प्लेन में ब्लैक ब्लैक येलो, ये वाले।
अगर हम एटम को चेंज कर दें तो आपको साफ साफ यहां पर दिखाई देने लगेगा। अब आपको देखो इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल बदलते हुए देखेंगे। जैसे अभी इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। दे आर लाइंग ऑन द एक ही प्लेन में है, तो एंगल कितना हो गया है? 0। अगर ये ऐसे बन जाए तो दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल 90 डिग्री। अगर ये ऐसे बन जाए तो दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल 180 डिग्री। सो डाइहेड्रल एंगल इज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। कौन कौन से? एक ये वाला आपका बॉन्ड जिस प्लेन के अंदर है, एक ये वाला बॉन्ड जिस प्लेन के अंदर है। क्या ये दोनों बॉन्ड एक ही एटम पर है? नो। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? बॉन्ड एंगल में दोनों बॉन्ड एक ही एटम पर होते हैं, डाइहेड्रल एंगल में एडजेसेंट एटम्स पर है। तो ये अपना अलग प्लेन में है, ये अपना अलग प्लेन में है। जैसे राइट नाउ अगर मैं इनको ऐसे बना दूं तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में आप बताओ एंगल कितना हो गया? तो यू विल से डाइहेड्रल एंगल इज 90 डिग्री। तो ये तो बेसिक है, आपके सामने इस प्रकार से होना चाहिए। कितने बच्चों ने ये लाइन पढ़ी है? पता है सीधे आंसर्स लिखाए जाते हैं। पीवाईक्यू आया है, नोट लगा के सीधा लिखवा दिया जाता है, अगले दिन क्वेश्चन करने के लिए बोल दिया जाता है, बच्चा करके आता है, बोलता है वाह समझ में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो कन्फर्मेशन, स्टार लगाकर, एटलीस्ट 3 कॉन्टिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड। पता भी नहीं वो कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्योंकि कंफर्मेशन बनने के लिए क्या चेंज होना चाहिए? डाइहेड्रल एंगल। और डाइहेड्रल एंगल डिफाइन होने के लिए ऐसा सिस्टम बनना जरूरी है। अगर ये सिस्टम ही नहीं बन रहा जिसके अंदर डाइहेड्रल एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो फिर कंफर्मेशन बनेंगे ही। तो हर चीजों के जुगाड़ है कि क्वेश्चन आया है, ये बात बोल दो पीवाईक्यू हो जाएगा, ये बात बोल दो पीवाईक्यू हो जाएगा। लेकिन आए हुए क्वेश्चन बनेंगे, आने वाले नहीं बनेंगे। पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको और भी आसान करेंगे। क्योंकि मैंने डेफिनेशन इसलिए लिखवाई है, गलती से डेफिनेशन या आगे स्टेटमेंट में तो साफ मिलेंगे हम तो। और आप जानते हैं एग्जामिनर एकदम छिलने पे लगा हुआ है कि भाई साहब बनाऊंगा एनसीईआरटी में से, लेकिन बनने नहीं दूंगा। ये सारी टर्म्स है एनसीईआरटी के अंदर, अभी तक बताई गई एक भी बात एनसीईआरटी से बाहर की नहीं है। सुलटा दिया है क्या? तो डाइहेड्रल एंगल 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है। कितनी डायमेंशनल है? 3D के अंदर आता है डाइहेड्रल एंगल। क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे तो ये मॉलिक्यूल 2D में नहीं है। दो प्लेन अगर इन्वॉल्व हो जाएं तो 3D आ जाता है। तो एक प्लेन तो ये इन्वॉल्व है और एक प्लेन ये इन्वॉल्व है, ऐसे है। तो इट इज ए 3 डायमेंशनल क्वांटिटी। डिफाइन करने के लिए कितने एटॉमिक सिस्टम चाहिए? टेट्रा, 4 एटम तो चाहिए ही, और वो इस तरीके से जुड़े होने चाहिए, तभी डाइहेड्रल एंगल डिफाइंड होगा, वरना होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, और करके लिखो। और इसको सिंप्लीफाइड करेंगे अब चीजों को, और करके लिख दो। और it is the angle, it is the angle, it is the angle, it is the angle between front carbon hydrogen bonds, it is the angle between front carbon hydrogen bonds। जब भी आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लिखें तो दोस्तों ऐसे लिखे केमिस्ट्री के स्टूडेंट अपन। इट इज द एंगल बिटवीन द फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स and back carbon hydrogen bonds. It is the angle between the front carbon hydrogen bonds and back carbon hydrogen bonds in Newman projection. In Newman projection. Underline the word in Newman projection. Newman projection 2D में होता है कि 3D में होता है? 2D projection image in Newman projection। आइए थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों, थोड़े से जग जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। और आप कंफ्यूज रहते हैं कहां कॉन्सेप्ट और कहां कॉमन सेंस लगाना है। क्लियर? मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने ये बना के दिया है, सभी देख पा रहे हैं? आइए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ब्लैक रेड, क्या बोला? ब्लैक रेड एंड ब्लैक येलो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है?
कितना है? किसी को 90 के अलावा तो दिखाई नहीं दे रहा ना? सबको 90 दिखाई दे रहा है? तो अच्छे से पढ़ो, बेसिक्स बहुत कमजोर है, बॉन्ड एंगल भी नहीं पता है हमें। ब्लैक रेड ये अलग एटम पर है और वो अलग एटम पर है। 90 का जब एंगल बनता है तो दो लाइनें ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर मैंने एक लाइन यूं खींची हुई है और एक लाइन यूं खींची हुई है, तो आप क्या बोलोगे? लाइंस के बीच में 90 का डिग्री का एंगल है कि प्लेन्स के बीच में? सोच समझ के जवाब। अगर ये तुमने 90 का बोल दिया है मेरे भाई, ये कितने का बोला तुमने? 90। तो अगर मैं इस बॉन्ड को उठा के यहां लाता तो क्या बोलते? तो भी 90। इसका मतलब बेसिक बहुत ही, और यहां चोट करता है हमें। जेई एडवांस सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है भाई, इतने बेसिक पूछता है, मास्टर को भी नहीं आता है, क्योंकि हमें तो बस वही आता है जो आया हुआ है, वो पढ़ाने की चीजें। तो केमिस्ट्री थोड़ा अलग है। तो ये तो है मॉलिक्यूल किसके अंदर? 3D के अंदर। किसके अंदर है? 3D के अंदर। जब भी बात करोगे तो आप बात करोगे एंगल बिटवीन द प्लेन्स। आप ये बोलो कि ये जिस प्लेन में है और ये जिस प्लेन में है, इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल, सो डाइहेड्रल एंगल 90। बॉन्ड एंगल नहीं, डाइहेड्रल एंगल 90 डिग्री है। लेकिन आप जानते हैं अगर मैं इसकी क्या बनाऊं? इमेज, तो ये दोनों बॉन्ड एक ही पॉइंट पर बनते हुए नजर आएंगे। अगर मैं इसको इमेज में ड्रॉ करूं तो आप सामने से टॉस डालेंगे तो फ्रंट और बैक एक जगह मर्ज हो जाएंगे, तो फिर आपको ये दोनों एक जगह दिखेंगे। तो राइट नाउ एंगल बिटवीन द प्लेन्स कितना है? एंगल बिटवीन द प्लेन्स 90 डिग्री। और अगर मैं इसकी इमेज बना लूं तो क्या बन जाएगा आपके सामने? न्यूमैन प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन में एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स कितना आ जाएगा? 90, क्योंकि दोनों एक जगह बनते हुए दिखाई देंगे। तो कहता है 3D में बात करना है तो आप इस तरीके से बात कीजिए, अगर इसी चीज को 2D में देखना चाहते हो तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में देख लीजिए, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फिर से पढ़ो, क्या बताया गया है? एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स। और पहले वाली डेफिनेशन में क्या था? एंगल बिटवीन द प्लेन्स। क्योंकि अब हम इमेज में डील कर रहे हैं, और इमेज किस में होता है? 2D में। इधर देखो ढंग से, अगर मैंने आपके सामने इस प्रकार से हाथ रखा हुआ है, ये आप बताइए क्या आप ये बोलोगे कि मेरे दोनों हाथ के बीच में, हैंड्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का है? नो। आप बोलोगे जिन प्लेन में उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, लेकिन अगर इमेज लोगे तो एक जगह दिखेगा। तो जो आपका 3D है वो 2D में चला जाता है, किसके अंदर? इमेज। तो जो प्लेन था अब क्या हो जाएगा? बॉन्ड्स के बीच का। किसमें? न्यूमैन प्रोजेक्शन में। जैसे समझते हैं दोस्तों, यहां से बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा मैं जेईई मेंस का, और अच्छी बात यह है कि उसके आने से पहले से करवा रहा हूं, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है सेम टू सेम चैप्टर अपना। अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने कौन सा कार्बन है? फ्रंट। सो दिस इज फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारे सामने कौन सा है? बैक कार्बन। सो दिस इज बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट नाउ आप बताइए, ये बॉन्ड जस्ट इसके पीछे है, तो बता सकते हो यहां पर थीटा कितना रहने वाला है? थीटा कितना रहेगा? दोनों बॉन्ड एक ही लाइन में है, मतलब ये तो हटा के मैंने इसलिए लिखा था कि दिखाई दे। तो राइट नाउ थीटा कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो दिस इज द डाइहेड्रल एंगल। सर रियलिटी बताओगे? देखो रियलिटी तो बच्चा कुछ ऐसी है, दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल। क्लियर? प्लेन में कितना है एंगल? 0। और इमेज बनाओगे तो लाइन के बीच का एंगल हो गया। आगे बात समझ में? तो न्यूमैन में डील करोगे तो इजीली समझ में आ रहा है चीजें। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बना है, यहां पर भी एच है, यहां पर भी एच है। आप बताओ ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन, अब बताओ इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना है? सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो न्यूमैन में बहुत आसानी से आपको दिखाई दे सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुए? चलिए ध्यान से सुनेंगे, अब मैं आपसे जितनी बात करूं उतना ही आपको समझ आना है। ये मैंने एक आप लोगों के सामने बनाया हुआ है न्यूमैन प्रोजेक्शन। एच 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 फ्रंट कार्बन, ये हमारे सामने है एच एच एंड एच बैक कार्बन। हाइड्रोजन में मेंशन कर देता हूं, क्लियर? ये हाइड्रोजन नंबर 1, ये हाइड्रोजन नंबर 2, ये हाइड्रोजन नंबर 3, ये हाइड्रोजन नंबर 4, ये हाइड्रोजन नंबर 5, ये हाइड्रोजन नंबर 6। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको बॉन्ड्स के बीच का एंगल बनाना है, ठीक है? यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल बताओ कितना है? 120 डिग्री। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में पक्का? चलिए, तो आपसे मैं जो एंगल पूछ रहा हूं वो पूछ रहा हूं H1 में, फिर कार्बन में, फिर कार्बन में, और उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो H5 में। क्या आप रियल मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स पहचान पाए?
कौन से बॉन्ड के बीच में कह रहा है? देखो ये आपके सामने फ्रंट कार्बन और इस पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन नंबर 1, ये जुड़ा हुआ। क्लियर? दूसरा, ये सर्कल वाला जो आपका है कौन सा कार्बन है? बैक कार्बन, और उस पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये। तो आप बताओ न्यूमैन प्रोजेक्शन में इन लाइंस के बीच में एंगल कितना दिख रहा है? लाइंस के बीच में एंगल कितना दिख रहा है? 120। तो यही डाइहेड्रल एंगल है न्यूमैन के अंदर। सो बताइए यहां पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं थीटा, तो थीटा आप कितना बोलोगे? यू विल से 120 डिग्री। सही बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से सुनते हुए जाना। अगर मैं अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से रख दूं H1CC और यहां पर आप लोगों के सामने आ जाता है आपका H4, अब बताइए थीटा कितना है? तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे के जस्ट पीछे, तो यहां पर थीटा कितना हो गया बताइए आपका? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? अब मैं आपको डाइहेड्रल एंगल से बता रहा हूं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। जब डाइहेड्रल एंगल कितना हो जाए? 0 डिग्री, तो बॉन्ड के पीछे बॉन्ड मिलेगा। ये डाइहेड्रल एंगल कितना हो जाए? 120, तो भी बॉन्ड के पीछे बॉन्ड मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं H1CC और H6, बताइए जल्दी से यहां पर थीटा कितना रहेगा? क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज। यहां से यहां जाओगे तो 120 और ये तो इसके पीछे है, प्लस 120 कितना हो गया है? 240 डिग्री। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ गया है? तो जब बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आते हैं तो डाइहेड्रल एंगल ऐसे होते हैं। तो अब आप ऐसे भी समझा सकते हो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन को, किससे? डाइहेड्रल एंगल से। नेक्स्ट अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाए दोस्तों, यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, ये फ्रंट कार्बन हो गया, ये बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। क्लियर? ये है आपका H1, ये है H2, ये है H3, ये है H4, ये है H5 और ये है H6। आपको बताना है H1CC एंड H4 के बीच में जो थीटा है डाइहेड्रल एंगल कितना है? समझ में आने लगा? 60 डिग्री। पर आप ये बनाते ही नहीं, आप तो सीधे ही कंफर्मेशन पे जाते हो, इसीलिए एग्जामिनर सुलटाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछना चाहूं H1CC एंड H5, बताइए थीटा डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। छापिए, आगे बढ़ो। सुलटा दिया है क्या? तो एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड को समझाना अब और भी आसान हो गया, किसकी मदद से? डाइहेड्रल। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो बॉन्ड के पीछे बॉन्ड मिलेगा, एक्लिप्स्ड। इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो बॉन्ड के बिल्कुल बीच में बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे? स्टैगर। सुलटा दिया है सभी ने? जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई, अपना मेन टॉपिक शुरू ही नहीं हुआ अभी। अभी आप समझो हमने कंफर्मेशन तक डिफाइन नहीं किया है। इथेन की कंफर्मेशन हमें पढ़नी है, लेकिन इथेन तक पहुंचने से पहले चीजें दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, वहीं पर हम बातें कर रहे हैं। अब सुलटा दिया है क्या सभी ने?
सुलटा दिया है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जेई मेंस का क्वेश्चन था। इस पर जिस बच्चे को डाइहेड्रल एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता था वो साफ कर दिया उसने। देखो उसके बाद आया भी नहीं है, उसके बाद कहां पर आता है, अपने एग्जाम्स में आता है, आने के बाद जेई ने उसको रिपीट नहीं किया है। मैं वो क्वेश्चन भी नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो तो आप खुद करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आगे बढ़ सकता हूं। चलिए नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है एक छोटा सा टॉपिक और हमें कवर करना पड़ेगा जिसका नाम है स्ट्रेन। क्या नाम है? स्ट्रेन। कोई स्ट्रेन को डिफाइन करेगा क्या? स्ट्रेन टेक्निकली देखिए, स्ट्रेन की अगर अपन बात करें अपने लेवल पर, अगर आपको समझना है तो ये समझो, स्ट्रेन का मतलब है फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी सिंपलेस्ट वे में मैंने समझा है, बाकी फिजिक्स में आपको समझाते रहेंगे। अब आप समझिए, जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर, मैं बोल रहा हूं अगर किसी मॉलिक्यूल में स्ट्रेन बढ़ गई है, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई है कि घट गई है? एनर्जी बढ़ गई है। इसका मतलब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये सिंपल बातें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। अगर किसी मॉलिक्यूल में स्ट्रेन बढ़ रहा है तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और स्टेबिलिटी घट जाता है। अगर मैं बोल रहा हूं किसी मॉलिक्यूल में स्ट्रेन कम है, क्या है? स्ट्रेन कम है, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, मतलब राइट नाउ उसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? बहुत सिंपल बात है, उनको समझो। क्लियर? जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्सन्स, क्या? रिपल्सन्स बढ़ने लगते हैं तो उस मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। क्लियर? और अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन आने लगता है, क्या आने लगता है? अट्रैक्शन। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका एनर्जी लेवल कम हो रहा है। एनर्जी उसका कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी से तो अपन एनर्जी पहले लिंक कर चुके हैं। क्लियर? आप भी जानते हैं जैसे दो चार्जेस एक जैसे प्लस प्लस नजदीक आएंगे तो मॉलिक्यूल की पोटेंशियल या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर यहीं पर अपोजिट अगर नजदीक आएंगे तो आप जानते हैं सेम तो क्या करते हैं? रिपेल, तो एनर्जी बढ़ती है। अपोजिट क्या करते हैं? अट्रैक्ट, तो एनर्जी घटती है। क्लियर? तो कॉमन सी बात है, आपके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बार बच्चों को नहीं मालूम होता है जिसकी वजह से वो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को गलत करने लगता है। तो ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। और भी नहीं पता है तो आपको ये भी मैं लिख देता हूं। अगर हम बात करें बच्चे स्टेबिलिटी वर्सेस एनर्जी की, तो ये ध्यान रखना, अगर स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा है इसका मतलब एनर्जी कम है, अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। अभी आपको लिखने का मौका दिया जाएगा। क्लियर? तो पहले आप इसके ऊपर सुलटा लो, फिर अगले स्लाइड पर चलो। मैं यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एरियल स्ट्रेन कोई बात करने वाला फ्लूइड्स पढ़ाने नहीं आया। ठीक है? ये हमारे इंजीनियरिंग में हुआ करते थे टॉपिक। अच्छा उल्टा लिख दिए भाई, ये ठीक कर लेना ना। अगर एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। रिपल्सन ज्यादा मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा, रिपल्सन कम मतलब एनर्जी कम। अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो एनर्जी कम हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, कई बार इतनी हल्की बातें ना मालूम होने की वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत होने लगते हैं। जब भी आपको कोई बात ना समझ में आए आप क्लास के बाद तुरंत पूछें। आपका और मेरा जो बैरियर है, मैं नॉर्मल स्टूडेंट से कहता रहता हूं, वो एक ही बात का बैरियर है, पहली इंटरेक्शन का। पहली इंटरेक्शन का कई बार ऐसा होता है, मैं लगभग 12-13 साल से पढ़ा रहा हूं, कई बार क्या मतलब मोस्ट ऑफ द ईयर ऐसा ही होता है कि भाई 99% बच्चे ना डाउट तक नहीं पूछते। क्या? पूरी साल एक बार आके एक क्वेश्चन तक नहीं पूछते। और मेरा मानसिक लेवल ठीक ठाक है, मानसिक संतुलन सही है, तो मैं अपने आप को भगवान तो नहीं मानता हूं कि मैंने बोल दिया तो सबको ही समझ में आ गया। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं जानता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें बच्चों को समझ में
पर गजब की बात यह है कि वो कभी पूछते भी नहीं। तो जब भी आपको समझ में नहीं आए एटलीस्ट आप एक बार पूछें। आपका मैं बता रहा हूं बैरियर कौन सा है, फर्स्ट टाइम। अब पहली बार जब डाउट पूछोगे तो आपको लगेगा कि क्लास के अंदर अलग और क्लास के बाहर अलग, और है ऐसा मामला, क्लास में हर टीचर अलग होता है, क्लास के बाहर अलग, क्योंकि बाहर 1-to-1 इंटरेक्शन है, बताने का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। तो आप कोशिश करें कि कम से कम एक बार अपना डाउट पूछें, उसके बाद आपको लगेगा कि मैं पूछ सकता हूं, इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या ना, कोचिंग में मास्टरों का ऑरा ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कि वो आ रहा है, ये आ रहा है, बेचारा दुबका बैठा रहता है बच्चा की इससे कैसे पूछूं यार, ये तो लगभग भगवान के, कुछ दिनों में ये भगवान ही या तो भगवान को प्यारा हो जाएगा या यही भगवान हो जाएगा। जो भगवान के ज्यादा नजदीक होते हैं मतलब ऊपर है वो, उनको कम टाइम लगेगा पहुंचने में, नीचे है उनको तो टाइम ज्यादा। तो आप अपना डाउट बिंदास पूछे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। स्ट्रेन को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। अब सभी का ध्यान इधर हो, पेन डाउन हो। एक हमारे सामने आता है, इसको टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्सनल स्ट्रेन। ये तब आपका रोल में आता है जब आप रोटेशन लेते हो, नाम से क्लियर हो रहा है, टॉर्सनल। दूसरा जो आप लोगों के सामने होता है उसको हम बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्टेरिक स्ट्रेन। काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग? कोलिजन थ्योरी तक पहुंच गए हो? नहीं पहुंचे हो? चलिए, तो हेडिंग डाल दी तो उसमें बताया जाएगा, दो होते हैं बैरियर, एक एनर्जी बैरियर और एक आपका स्टेरिक। क्लियर? चलिए, तो ये स्टेरिक स्ट्रेन मतलब भीड़ भाड़ से वाले। दूसरा नाम इसका होता है, बहुत सिंपल वे में अगर अपन बात करना चाहें, वंडरवॉल्स स्ट्रेन। क्या बोल देते हैं इसको? वंडरवॉल्स स्ट्रेन। स्पेलिंग मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, कोई करेक्ट ना करवाई। नेक्स्ट एक आपके सामने और होता है एंगल स्ट्रेन। क्या होता है? एंगल स्ट्रेन। हालांकि एंगल स्ट्रेन पर्टिकुलरली साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में होता है, तो हमारे सिलेबस में साइक्लिक नहीं है तो हम उधर बात नहीं करेंगे, हम पहले इधर बात करेंगे। समझिए, टॉर्सनल स्ट्रेन को समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इथेन वाले मॉलिक्यूल के लिए। क्या होता है टॉर्सनल स्ट्रेन? समझिए, अगर मैं बात करूं सबसे इजीली मैं इसको आपको विजुलाइज करवा सकता हूं सोहर्स प्रोजेक्शन। आप बताइए सोहर्स प्रोजेक्शन में ये मैंने कौन सी कंफर्मेशन बनाई है, स्टैगर्ड या एक्लिप्स्ड? देखने से पता चल गया, बस इतना ही काम था। एक्लिप्स कंफर्मेशन की खास बात होती है बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, तो ये आपका एक एटम होगा। क्लियर? यहां पर भी कोई ना कोई एटम जुड़ा होगा। तो इस बॉन्ड में बताओ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड में हमेशा क्या होते हैं? तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस पीछे वाले कार्बन पर या जो भी एटम होगा उस पर बने हुए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिपेल। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, तो सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो इनके बीच में जो रिपल्सन है, इस बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये बॉन्ड एक एटम पर नहीं है, इन बॉन्ड्स के बीच का रिपल्सन नहीं है ये। जैसे इसको मैं बोल दूं कार्बन नंबर 1 और इसको बोल दूं कार्बन नंबर, तो 1 और 2 पर जो बने हुए बॉन्ड्स है उनके बीच का रिपल्सन है। इस रिपल्सन का नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन। सिमिलरली यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर भी बॉन्ड है, इसके पीछे भी कौन है? बॉन्ड। क्लियर? तो यहां पर जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो मैं इसको कैसे दिखा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसका नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन। समझते जाना, बहुत जबरदस्त है ये, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाएगा और साफ कर देगा यहां से। ये आपके सामने है, ये भी है, बॉन्ड के पीछे बताओ बॉन्ड, तो इस बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन्स और इस बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? रिपल्सन को टॉर्सनल स्ट्रेन। ये मैक्सिमम होता है। क्या बोला मैंने? अगर अपन बात करना चाहें तो ये आपका रहेगा मैक्सिमम इन एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। मैक्सिमम इन एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। किसके अंदर मैक्सिमम होगा? एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। उसका कारण है, समझिए, कभी भी दो एटम्स या फिर अगर अपन बात करना चाहें दो बॉन्ड सबसे ज्यादा नजदीक कौन सी कंफर्मेशन में आते हैं? एक्लिप्स्ड। ये समझ लीजिए, जबरदस्त पॉइंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कभी भी दो एटम्स या फिर दो बॉन्ड सबसे नजदीक कब होते हैं? एक्लिप्स्ड। जैसे ये कंफर्मेशन कौन सा है? एक्लिप्स। तो देखो इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में भी डिस्टेंस मिनिमम है, और इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में भी डिस्टेंस मिनिमम। तो इन एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन बॉन्ड्स एक दूसरे के सबसे नजदीक। और आप बताइए बॉन्ड में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स।
तो नजदीक होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा। सही बोला कि नहीं बोला? सिमिलरली ये दोनों एटम सबसे नजदीक अभी है, स्टैगर्ड में सबसे दूर और एक्लिप्स में सबसे नजदीक। आप बताइए डाइहेड्रल एंगल राइट नाउ कितना है? डाइहेड्रल एंगल राइट नाउ इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एक्लिप्स्ड। आप बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? लाइंस के बीच का एंगल 120। अगर मैं बीच वाले को 60 पर सेट कर दूं तो ये एटम इससे भी मैक्सिमम पर है और इससे भी मैक्सिमम पर है। सिमिलरली ये बॉन्ड इससे भी दूरी पर है और इससे भी। अगर इस हल्का सा कम किया तो इसके नजदीक आने लग जाएगा, इधर कम किया तो उसके नजदीक जाने लग जाएगा। तो स्टैगर्ड में दो एटम्स मैक्सिमम डिस्टेंस पर, दो बॉन्ड्स मैक्सिमम डिस्टेंस पर। किस पर? फ्रंट एंड बैक कार्बन पर। तो आप समझिए यहां पर ये एक दूसरे के सबसे नजदीक हैं, तो यहां पर मैक्सिमम इन एक्लिप्स कंफर्मेशन। अगर मैं दूसरी कंफर्मेशन बना देता दोस्तों, ध्यान से सुनते हुए जाइए, कौन सी कंफर्मेशन बना देता? दूसरी कंफर्मेशन, जो कि कौन सी कंफर्मेशन होती बताइए? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में अगर अपन बात करें तो बताओ दो बॉन्ड सबसे दूर, जैसे ये बॉन्ड अगर अपन बात करना चाहें या यहां पर ये बॉन्ड एग्जैक्टली अगर अपन बात करें तो आपका ये जो ये बॉन्ड है और जो ये बॉन्ड है, इसी प्रकार से ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है, ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर। स्टैगर्ड में बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर बॉन्ड्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम तो रिपल्सन मिनिमम। तो यानी कि अगर अपन बात करना चाहें, ये आप लोगों के सामने होता है मिनिमम कौन सी कंफर्मेशन में? इन स्टैगर्ड कंफर्मेशन। मिनिमम इन स्टैगर्ड कंफर्मेशन। और दोस्त अब आ रहा है जबरदस्त पॉइंट, मिनिमम इन स्टैगर्ड कंफर्मेशन, और गजब की बात है ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट लगभग जीरो होता है, मतलब रिपल करते ही नहीं है, क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर ज्यादा हो गई तो अट्रैक्शन और रिपल्सन नेग्लेजिबल हो जाता है। तो यहां पर ये फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि यहां पर ये कौन जुड़ा हुआ है, ये कौन से दो एटम है। आपने ध्यान नहीं दिया, आप आधी चीजों पर ध्यान नहीं देते हो। जब मैं आपको समझा रहा था ऊपर वाले में, मैं क्या कह रहा था कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो रिपेल करते हैं उसका नाम टॉर्सनल। मतलब एक ही बॉन्ड के नहीं, ये वाले नहीं रिपल्सन, ये वाला और ये वाला। आपके दिमाग में एक सवाल और आना चाहिए था कि सर ये वाला तो ठीक है, क्या इस बॉन्ड को, ये येलो वाले को येलो वाला रिपेल नहीं करेगा? क्या इस येलो वाले को पीछे का रेड वाला रिपेल नहीं करेगा? तो जवाब है नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये राइट नाउ मिनिमम डिस्टेंस पर है और इनसे इस बॉन्ड की डिस्टेंस ज्यादा है, रिपल्सन ना के बराबर है। इसीलिए बॉन्ड के जब पीछे होता है बॉन्ड तभी रिपेल करता है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? अब रिपल्सन बिल्कुल मैक्सिमम है, अब रिपल्सन क्या होने लग गया है? कम कम कम, और स्टैगर्ड जाते ही जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। किसी का भी स्टैगर्ड हो कोई फर्क पड़ने वाला, ऑलमोस्ट जीरो। कई बार मिनिमम लिख देते हैं, कई बार जीरो। आइए अब आगे बढ़ता हूं, इसी में ही आप अलग से लिखेंगे उसको, मेरे पास पेज चेंज करना पड़ेगा। मेनली मैं बात करना चाहता हूं किसमें? इथेन। ये हमारे सामने इथेन में फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हमारे सामने इथेन में बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब मैं ऐसे लिखता हूं मतलब बॉन्ड के पीछे बॉन्ड। ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी में डेटा है, या तो आप डेटा को रट लो या फिर समझ लो वो डेटा कहां से आया है। अंडरलाइन करते रह जाएंगे आप। इधर ध्यान दीजिए, इस बॉन्ड के पीछे क्या है? बॉन्ड। तो देयर इज बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है, तो सिस्टम की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 1 किलो कैलोरी पर मोल बढ़ जाती है, या फिर कह सकता हूं 12.6 किलो जूल पर मोल बढ़ जाती है। यानी कि जब एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के पीछे दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है तो ये फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को जब रिपेल करेगा ना तो एनर्जी बढ़ जाती है। एक बॉन्ड पेयर रिपल्सन से कितनी बड़ी? 1 किलो कैलोरी पर मोल। अगर हम मीथेन की बात करना चाहें तो ये फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है कि नहीं है दोस्तों? इधर बात कीजिए, ये बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है कि नहीं है दोस्तों? अब बताइए इसमें टोटल कितनी एनर्जी बढ़ जाएगी? टोटल कितनी एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम की? आप बताइए। इन दोनों के रिपल्सन से 1 किलो कैलोरी, इन दोनों के रिपल्सन से, और इन दोनों के रिपल्सन से 1 किलो कैलोरी, तो ऑलमोस्ट कितनी बढ़ जाएगी? 3 किलो कैलोरी पर मोल। अगर बात करना चाहूं तो 12.6 किलो जूल। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो डेटा मिलेगा 12.5 किलो जूल पर मोल रोटेशनल एनर्जी बैरियर।
सब लिखता है कमाल तरीके से। अगली क्लास में एनसीईआरटी आपके पास होगी और आप पहचानेंगे कि एनसीईआरटी किस कदर की किताब है। आप खुद से अंडरलाइन कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब एक पॉइंट मैं यहां पर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं कि जो आपका जो एंगल टॉर्सनल स्ट्रेन है वो किस पर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ रोटेशन। जैसे जैसे एंगल ऑफ रोटेशन चेंज होगा वैसे वैसे टॉर्सनल स्ट्रेन भी क्या होगा? चेंज। कैसे? आप समझिए। राइट नाउ अगर मैं बोलूं टॉर्सनल स्ट्रेन कितना है, कौन सी कंफर्मेशन है? स्टैगर्ड, ऑलमोस्ट जीरो। मैं घुमाना शुरू करूं तो देखो आपका डाइहेड्रल एंगल क्या होता जा रहा है? कम 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 और जीरो। तो टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम पर पहुंच गया है। इसीलिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो ये समझाता है कि टॉर्सनल स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ रोटेशन। क्लियर? तो ये पॉइंट भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, टीएस लिख दूं। इन शॉर्ट टॉर्सनल स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन। आप में से आधी से ज्यादा जनता ने इस लाइन को अभी तक अंडरलाइन नहीं किया है एनसीईआरटी में, लेकिन ये लिखने के बाद जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ये लाइन साफ चमकती हुई नजर आएगी एनसीईआरटी। तो आज के लिए इतना ही, पहले इतना नोट कर लीजिए। आज 5:30 पर आपका आईयूपैक नेमिंग मॉड्यूल डिस्कशन रहेगा भाई। 5:30 कल नहीं, आज कल तो लगभग छुट्टी है ना, ईद है ना। अनाउंसमेंट नहीं हुई है क्या? आ जाएगा टेलीग्राम पर आ जाएगा ना। क्या? वो तो हमारे पास भी आता रहता है, यूज टू हो जाओगे। इतना भी कम्युनिकेशन वीक नहीं है। तुम जब बेइज्जती करने पे आते हो तो लोग कपड़े उतारते हैं, तुम कपड़े उतार के साथ ले जाते हो कि दोबारा पहनने का मौका ही नहीं मिलेगा। सबको पता चलना चाहिए कि तुम्हारी बेइज्जती हुई है। अलग लेवल पर हो भाई। हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। इस सिस्टम का एक नुकसान है बस, बोर्ड साइज कम कर दी है। पहले बोर्ड आप देखो यहां तक होता था, मास्टर दाएं दाएं चलता था बढ़िया तरीके से। बोर्ड साइज रिड्यूस होगी पर बच्चे का बेनिफिट है, उसको लेक्चर रिकॉर्डेड मिल रहे हैं। इन फ्यूचर कभी भी रिवाइज करना चाहता है तो वो बोल रहे हैं अकेडमी वाले कि देख नोटबुक पढ़ेगा तो तेरे को परमानेंट याद हो जाएगा। तो रिकॉर्डेड लेक्चर को 2.5 की स्पीड पे वापस से सुन ले और तुझे लगेगा तुझे याद हो गया है। हालांकि ऐसा होगा कुछ भी नहीं। पर इन केस कभी क्लास मिस हो गई, कोई और आपके साथ दिक्कत हो गई तो रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है, आप देख सकते हो। आपकी भी मदद हो जाती है, टीचर्स की भी मदद हो जाती है, आजू बाजू देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा जल्दी, स्ट्रक्चरल का, उसका भी डिस्कशन ऑफलाइन रहेगा भाई। इस बार जितना भी अपना क्वेश्चन बैंक आएगा उसका डिस्कशन ऑफलाइन। और शुरुआत से मेरे को जलील करते हुए चलना कि सर क्वेश्चन बैंक दिया उसका सॉल्यूशन दो, उसका सॉल्यूशन दो। हालांकि पिछली बार काफी लोगों ने जलील किया तो जितना हो पाया उतना मैंने रिकॉर्ड भी यूट्यूब पे किया हुआ है। लेकिन जिन्होंने भी क्वेश्चन बैंक सोल्व किया डेफिनेटली उनको बेनिफिट हुआ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? चलिए आज के इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास 5:30। ठीक है, रूम नंबर या तो 511 या यही होगा, 511 में रखेंगे। 5:30 511